कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम में देखते हैं। लास्ट क्लास में आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक देखे, उसमें कोई कंफ्यूजन डाउट क्वेश्चंस में? चलो लास्ट क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने करवाया था, 25 आपके लिए छोड़ा था, 26 उसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं 26 जैसे। क्या शॉर्ट में करता हूं, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट एज वेल एज बुक वैल्यू वेट। डिवेंचर्स 1000 रुपये वाले 16 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर 40,000 10 रुपये वाले हैं, इक्विटी कैपिटल 20 लाख 100 रुपये वाली 20,000 शेयर है 40 लाख। डिवेंचर का मार्केट में रेट कितने रुपए का है 1100, प्रेफरेंस शेयर का कितने रुपए है 12 और इक्विटी शेयर का कितने रुपए है 200। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितने परसेंट लगता है 8%। इशू किस पे है पार पे। रिडीमेबल कब है 20 साल बाद, और फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस या फेस वैल्यू पे कितना है 4%, यानी नया शेयर इशू किया जा रहा है। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैरी 10% डिविडेंड, इशू एंड रिडेम्पशन किस पे होना है पार पे। मेच्योरिटी 15 साल बाद है, इशू के खर्चे 5% फेस वैल्यू पे। ओके, वंशिका ऑनलाइन है, यस। चलो, कहता है इक्विटी डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड, शेयर पे 20 रुपए का, ग्रोथ रेट 5% है और कॉर्पोरेट टैक्स क्या है 55%। ये डाटा है, ऐसा करो एक एक करके, ये श्योर इन्होंने और अपना जो पैसा है जो बुक वैल्यू दे रखी है उसको यूज करके स्पेसिफिक कॉस्ट के डी। इंटरेस्ट कैसे आता है बोलो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स। ओके, हाँ जी, इंटरेस्ट फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की 1000 रुपये, कितना इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट की रेट कितने परसेंट है, नीचे कह रहा है 8%, लेकिन इसमें टैक्स की बचत होगी कितने परसेंट 55%, अपॉन इशू प्राइस कितना 1100। मार्केट में ये कह रहा है देखो केडी, हम अगर इश्यू करें तो 1100 पर इश्यू पे, अच्छा ये वो चक्कर है, रिडीमेबल है 20 साल वाला, यानी कि इरिडीमेबल नहीं है। इरिडीमेबल होता तो इस तरह कर लेता, लेकिन ये तो कौन सा डिवेंचर है रिडीमेबल, तो इसका लॉन्ग कट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। कौन सा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस रियलाइज वैल्यू अपॉन एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस रियलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। केडी निकालो। इंटरेस्ट कितने परसेंट लगेगा 1000 का 8% हर साल कितना लगेगा, उसमें टैक्स की सेविंग हो जाएगी कितने परसेंट 55% टैक्स बच जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा केडी, ठीक। प्लस रिडीमेबल वैल्यू बताना कितने रुपए है, रिडीमेबल वैल्यू कह रहा है ये क्वेश्चन में, रिडीमेबल एट पार कितने रुपए चुकाने हैं 1000। अगर मैं इशू प्राइस को लेता हूं, मार्केट में वैसे 1100 का, अपने इशू प्राइस तो ये कह रहा है फेस वैल्यू पे 4% खर्चा है, मैं मानूं कि ये कितने रुपए में बेचा होगा 1100, ऊपर लिखा है ना मार्केट वैल्यू 1100। अगर मैं ये मानता हूं तो उस हिसाब से 1100 माइनस 1000 का 4% खर्चा हुआ होगा फेस वैल्यू का, यही बात है ना। अपॉन एन कितना है, एन कितने साल है 20 साल, यानी ये कितना आ गया, रिडीमेबल वैल्यू कितनी 1000, रियलाइज वैल्यू 1100 में इशू किया होगा, 4% खर्चा आ गया 40, तो कितना हो गया 1060 डिवाइडेड बाय 2, करना कितना आएगा केडी। अगर मैं उस थ्योरी को देखूं तो 80 माइनस 55% करना 80 माइनस 55% टैक्स बच जाएगा 36। ये करो 1000 माइनस इसमें कम कर दो 40, तो 1060 हो गया ना। ये 1060 1000 में से करोगे तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20, ये कितना आ गया 1030। करना सोल्व इसको, 36 माइनस 3 अपॉन में ये 1030 इंटू 100 कितने परसेंट आएगा, ये
33 डिवाइडेड बाय 1030 इंटू 100 20। तो अगर मैं इशू प्राइस 1100 रुपये मानता हूं तो इस तरह कर दो, नीचे वर्किंग नोट लगा दो कि हमने आज के मार्केट रेट पे इशू किया होगा। लेकिन दूसरी अजम्पशन ये है कि हम नया शेयर इशू करें, ये तो जो प्रेजेंट शेयर एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात। अगर हम और शेयर इशू करें उनकी बात करें, और शेयर अगर फ्रेश शेयर्स आर टू बी इशूड, अगर उस एंगल से बात करूं फर्दर शेयर की, मार्जिनल कॉस्ट, इसका टॉपिक भी आएगा इसमें। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो आज शेयर हैं उनको छोड़ो, जो और इश्यू करने हैं उनकी कॉस्ट निकालो। एग्जिस्टिंग का 1100 है, और इश्यू करोगे तो कितने में इश्यू होगा, जो और बिकेगा। तो मानो फेस वैल्यू से 4% कम। तो अगर उस एंगल से देखूं तो 1000 में से 1000 का 4% कम हो जाएगा तो कितने पैसे आएंगे, 960। उस एंगल से देखूंगा तो रिजल्ट थोड़ा अजम्पशन के साथ बदल जाएगा। 1000 माइनस 960 40 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 40/20। इधर कितना आ जाएगा 980, ये 980, और ये कितना आ जाएगा 36 + 2 38 बटा में 980 इंटू में 100 कितना आ जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है, आगे टॉपिक आने वाला। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जो पुराने हैं उनकी छोड़ो, जो और इश्यू करोगे उस पर क्या रिजल्ट रहने की उम्मीद है, उसको और इश्यू करोगे तो ऐसे इश्यू होने की उम्मीद है। इस थ्योरी को भी फॉलो किया जा सकता है। आप अज्यूम बेस पे ये कर सकते थे कि आज इश्यू कितने में हो रहा है, जो आज रेट चल रहा है पुराने वालों का उसी पे नया इश्यू हो जाएगा, ये मानते हुए कर सकते हो आप चाहो तो। अब इसी तरह से मुझे क्या निकालना है, केपी। केपी का फॉर्मूला भी यही है, बस प्रेफरेंस का डिविडेंड रखो। कितना आएगा प्रेफरेंस का डिविडेंड, 10% डिविडेंड है। फेस वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर की, 10 रुपये। 10 रुपये का 10% डिविडेंड क्या हो जाएगा 10। रिडीमेबल वैल्यू अगले पेज पे पढ़ो, रिडेम्पशन किस पे होनी है, पार पे। लेकिन रियलाइज वैल्यू कितनी, रियलाइज वैल्यू 5% फेस वैल्यू पे खर्चा होगा। 10 का 5% कितना, नए शेयर का 9.5 में इशू होगा। रिडेम्पशन कितने साल में करनी है, 15 साल। रिडीमेबल वैल्यू कितनी, रिडीमेबल वैल्यू प्लस रियलाइज वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितनी 10, रियलाइज वैल्यू कितनी 9.5 डिवाइडेड बाय 2 करना ये सॉल्व। ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन में 15 करना 6, और ये करना 9.2575 इंटू 100 कितना आ रहा है केपी बताना। केपी गलत क्यों आ रहा है, चेक करो एक बार। प्रेफरेंस का डिविडेंड 10% है। इशू एंड रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। रिडेम्पशन किस पे होगा 10 पे, इशू पार पे। मेच्योरिटी कितने साल है, 15 साल। इशू के खर्चे 5% है। तो कहाँ ये, अब करो, हाँ मिस प्रिंटिंग नहीं है कोई। फिर उसके बाद कौन सा आता है हमारा, केई। केई कैसे आता है, देखो केई के लिए मुझे क्या चाहिए, D1/P0 + G, ये फॉर्मूला है हमारा। D1/P0 + G फॉर्मूला है। देखो नीचे क्या कह रहा है, इक्विटी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कैंड में कितने रुपए मिलेगा, 20 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है। तो करो केई 20 रुपए का डिविडेंड, ठीक है। आज ये शेयर कितने में इश्यू हो रहा है, इक्विटी डिविडेंड। एंटीसिपेटरी ग्रोथ रेट 5% है। जी कितनी 0.05, जी दे रखी है अपने को 5%, जी दे रखी है। और शेयर का रेट कौन सा रख लूं, 200 रुपये मार्केट, क्योंकि दे नहीं रखा इशू प्राइस, क्वेश्चन में साइलेंट है। शेयर का डिविडेंड कितने रुपए देंगे हम 20, और इशू प्राइस कितना है, साइलेंट है। तो मैंने क्या मान लिया, ऊपर दे रखा है एग्जिस्टिंग शेयर का कितने रुपए रेट है मार्केट में 200, वो रख लिया क्योंकि इसने बताया नहीं इशू प्राइस। ग्रोथ रेट कितनी, ग्रोथ रेट 5%। तो आप इसे सोल्व करो तो कितना आ जाएगा,
0.15 कह लो या 50। थोड़ा सा अजम्पशन बेस है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो कि हम यहाँ पे रियलाइज वैल्यू क्या ले लें, हम रियलाइज वैल्यू फेस वैल्यू माइनस खर्चे ना लेके इशू प्राइस क्या मान ले जो करंट मार्केट में चल रहा है 1100 माइनस 40 कितने ले लें 1060 ले लें, यहाँ पे 1060 यहाँ पे 1060, 100% सही है। आप मान सकते हैं जो आज चल रहा है शेयर का बाजार में रेट, नए शेयर उसी रेट पे इशू हो जाएंगे। और यहाँ भी प्रेफरेंस का भी क्या ले सकते हो, फेस वैल्यू 10 पे 5% इशू का खर्चा 50 पैसे है, लेकिन आप शेयर का रेट क्या ले सकते हो आज करंट, पुराने का 12 तो नया भी 12 में इशू हो जाएगा, तो 12 माइनस 50 पैसे 11.5 लेके कर सकते हो क्वेश्चन, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब केडी केई केपी आ गया। अब इनका ना बुक वैल्यू बताना सबका, क्या एग्जिस्टिंग वालों का, एग्जिस्टिंग वालों का अगर मैं देखूं मतलब वही रेशो काम में लूं, बुक वैल्यू कितने कितने रुपए है बताना। डिवेंचर की बुक वैल्यू कितने रुपए है, डिवेंचर है 16 लाख रुपए के, और प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के हैं 4 लाख, और इक्विटी शेयर कितने रुपए के हैं 20 लाख, टोटल वैल्यू कितनी 40। इस हिसाब से बुक वैल्यू वेट लूं तो वो बुक वैल्यू वेट कितने कितने आ जाएंगे, बुक वैल्यू वेट्स कितने परसेंट, 16 अपॉन में 40 40%, 4 अपॉन में 40 10%, 20 अपॉन में 40 कितना 50%, 100% टोटल। इससे बताना क्या फॉर्मूला होता है केओ का, केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, केपी इंटू प्रेफरेंस अपॉन में टोटल वैल्यू, के इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। क्या आंसर रहेगा, केडी कितना लिया आपने 3.88, इंटू में डेट कितने 40%, केपी कितने परसेंट है, केपी 10.59%, कितने परसेंट 10%, केई कितना है 15%, इक्विटी कितने हैं 50%। देखना इससे आंसर क्या आएगा, इससे आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी मार्केट वैल्यू लूं सबकी, मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स लेना, मार्केट वैल्यू ध्यान से करो। एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं बताओ, कितने 16 लाख के हजार वाले 1600 शेयर हैं, 1600, एक का बाजार में रेट 1100 है तो करना 1600 इंटू 1100 कितने रुपए आ गया 17,60,000। आगे चलो, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 40,000 शेयर हैं, कितने वाले 40,000 शेयर हैं 12 रुपए वाले, कितने के 480। इक्विटी शेयर कितने हैं 20 लाख के 100 वाले, कितने शेयर हैं 20,000 शेयर है, एक का रेट कितने रुपए है 200, कितना आ गया 40 लाख, तो कितने रुपए 17, 60, 480 40 लाख, 62,40,000। ठीक है, इससे करोगे तो क्वेश्चन कैलकुलेटर पे ही कर लेंगे चाहे वैसे। बुक मार्केट वैल्यू वेट बताना कितने कितने, मार्केट वैल्यू वेट्स कितने कितने आगे करो, 17, 60 अपॉन में 62, 40 इंटू 100 28.20, 480 बटा में 62, 40 कितना 69%, ये 40 बटा में 62, 40 10, टोटल 100% हो गया। आप कैलकुलेटर पे ही कर लो मल्टीप्लाई, 3.88 इंटू 28.5, 10.59 इंटू 7.69, 15 इंटू ये 64.10, जीटी दबा दो, क्या आ रहा है बोलो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 11.52 अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज बदल दो ना, यहाँ परसेंटेज बदल दो बस, बाकी तो वही है। आ गया ना 11.52 लगभग, सही है। और ज़्यादा बेस्ट है क्या फ्रेश इशू की जगह एग्जिस्टिंग वाला रेट लगा दें, देखिए उससे आंसर क्या, अल्टरनेटिव
इससे क्या आंसर रहेगा, रिडीमेबल वैल्यू 1000, रिलाइज वैल्यू यहाँ पे क्या रखो 1100, रिलाइज वैल्यू एग्जिस्टिंग 1100 का नहीं, यहाँ 1100 माइनस 1000 का 4%, यहाँ भी क्या आएगा 1100 माइनस 40 1060, यहाँ भी क्या आएगा 1000 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 1060, 60 माइनस का कितना आ जाएगा ये 3, इससे आंसर क्या रहने वाला है 36 माइनस 3, और नीचे क्या रहने वाला है 1030। देखें इससे आंसर क्या आएगा 1030, और ये कितना आ गया 33, कितना आंसर रहेगा इससे 3.20, आगे 20 ही सही है। चलो अब बोलो केपी पे भी यही थ्योरी लगाऊं तो आज रिडीमेबल वैल्यू 10 है, लेकिन रिलाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ रिलाइज वैल्यू हो जाएगी 12 रुपए का मार्केट में है, 12 रुपए का मार्केट में है ये शेयर, 10 का इशू प्राइस का कितने परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, ये नीचे भी क्या आएगा 12 माइनस 50 11.5 रुपये आ जाएगा, करो 11.5 रुपये, तो आप सोल्व करो इसे क्या आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 1 कितना 1.5, कितना आ जाएगा करना डिवाइडेड बाय 15, 1.5 माइनस का आ गया डिवाइडेड बाय 15, .10 डिवाइडेड बाय कितने आ गए ये 10 और 11.5 को 2 से डिवाइड करो, ये पता लगाना क्या किया, मार्केट रेट 12 रुपये प्रेफरेंस शेयर का ऊपर दे रखा है, लेकिन इशू के खर्चे 10 रुपये फेस वैल्यू का 5% 50 पैसे हैं, 11.5 रुपये रिलाइज हुआ है, देना है 10, तो 1.5 रुपया, बल्कि कॉस्ट कम हो रही है, आए देने क्या है ज़्यादा, कम आए ज़्यादा है, बच गए 1.5 रुपया बच गया, 1.5 रुपया 15 साल में बांटो तो ये कॉस्ट को कम कर रहा है, 1.5 रुपये को 15 साल से डिवाइड किया 10 पैसे कॉस्ट कम हो रही है, 1 रुपये की जगह 90 पैसे हर साल कॉस्ट, 10 रुपये 75 पैसे से डिवाइड किया तो कॉस्ट क्या आ गई, बोलो कितना 8.37, ये तो देखो अपन ने लिया यूसी मार्केट रेट पे जो दे रखा है, इस थ्योरी को लगाओ तो एग्जिस्टिंग, ये तो चलो सारा कुछ सही है, यहां पे क्या थ्योरी लगाओगे अगर बुक वैल्यू वेट से करना है, बुक वैल्यू वेट्स क्या लगाओगे, यहां पे आप रेट लगाओगे 3.20, ये 40 है, यहां क्या लगाओगे 8.37, ये 10 है, यहां कितना लगाओगे 15, बोलो क्या आंसर आ रहा है, यहां करो 3.20 का 40%, 8.37 का 10%, 15 का 50%, क्या आएगा 9.617, और अगर यही क्वेश्चन मार्केट वैल्यू वेट से करूंगा तो कैसे होगा, मार्केट वैल्यू वेट से ये 3.20 है, इनटू में 28.20% प्लस ये 8.37 है, लेकिन ये 7.69% प्लस ये अपना 15% है, और ये कितना है 64.10%। अब बोलो मार्केट वैल्यू वेट से अगर केओ निकालेंगे तो कितनी आएगी केओ, बोलो 11.16% केओ, ये आंसर नोट कर लो, ये ज़्यादा अच्छे आंसर हैं बजाय फेस वैल्यू के लेने के। जब मार्केट रेट दे रखा है अपने को तो मार्केट रेट्स पे लेना ज़्यादा बेटर है, तो केडी उससे कितना आ जाएगा हमारा 3.20, और केपी कितना आ जाएगा 8.37, और अगर मैं ये थ्योरी लगाऊंगा तो बुक वैल्यू से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बुक वैल्यू से 9.617, और मार्केट वैल्यू से लूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11.16%। लॉजिक पता लगा, ये बेटर मैंने क्यों बोला भाई, जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनका मार्केट रेट दे रखा है तो बेटर है ये मानना कि इसी रेट पे इशू होंगे वो शेयर, इक्विटी का भी तो ये लिया नहीं दे रखा था, इससे करना ज़्यादा बेटर है, आंसर इससे निकाल लो ज़्यादा बेटर, लॉजिकल है ज़्यादा इससे।
बजाय फेस वैल्यू को ही इश्यू प्राइस मानने के। समझ आया? क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड क्या है? या ICI का ही टॉपिक है, हटा दूं ये आंसर आप इससे ले लो, ये ज्यादा बेस्ट आंसर है ये वाला ऑप्शन। क्या आप यहां पे इशू प्राइस करंट मार्केट रेट पे लो, इसका 12 रुपए, इसका 1100 रुपए, इशू के खर्चे फेस वैल्यू पे 4% और 5%, इससे करोगे तो ये 3.2220 आएगा, ये 8.37 आएगा, ज्यादा बेटर आंसर है। क्लियर ना? तो मैंने किया कि चलो ठीक है, जो दे रखा है उसको किस थ्योरी पे अजम्पशन पे कर रखा है उसको फॉलो करते हुए किया कि मानो और इश्यू होंगे तो जो और इश्यू होंगे वो तो इशू प्राइस इस तरह से ले सकते हैं, उस तरह किया। और इश्यू भी इस रेट पे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। चलो अब ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये वही है कि आज आप एक शेयर या बॉन्ड इश्यू कर रहे हो और उसको कितना पैसा चुका रहे हो, उसका कितनी कॉस्ट पड़ रही है। थ्योरी यील्ड टू मैच्योरिटी पढ़ा था ना आपने, वही थ्योरी। क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। एक बॉन्ड है, इश्यू कर रहे हो और कल को कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वही कॉस्ट निकालने में काम आएगा। ये फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है C1 C2 C3, जो अपना फ्लो हो रहा है धीरे धीरे। आज आपने बॉन्ड इश्यू करके पैसा ले लिया कंपनी ने, कई सालों बाद पैसा देगी ना वो बदले में, ठीक? तो क्या कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को, कितना लेके कितना दे रही है। आज 100 रुपये ले लिए, 10 साल तक ब्याज दे रही है और 10वें साल इतना पैसा दे रही है। क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से। यही तो कॉस्ट है। मान लो 100 के देगी 150, 50 तो वो ज़्यादा देगी, प्लस क्या देगी? इंटरेस्ट। क्या पड़ रही है कंपनी को? कॉस्ट ना। यही तो बात है। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के बताना मेरे को, समझ आ जाएगा। कहता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। क्या? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 27 पढ़ो। क्या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक के IDBI इशूड जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं? उनमें तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो तो इशू किस पे होते हैं? डिस्काउंट पे। पेमेंट किस पे होती है? पर इनका तो नाम ही क्या है? जीरो इंटरेस्ट या कूपन बॉन्ड। इन पे तो क्या होता है? ये इशूड किस पे होते हैं? सस्ते। कल को पेमेंट किस पे होती है? पेमेंट एट पार या कभी कभी क्या प्रीमियम, यानी पेमेंट इनकी फालतू होती है। थोड़ी सी पेमेंट क्या होती है इनकी? ज़्यादा। थोड़ी पेमेंट ज़्यादा होती है, इशू सस्ते और पेमेंट। इन पे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है? नो एनुअल इंटरेस्ट इज पेड। बस यही इंटरेस्ट होता है इनका तो, कि आज इशू कम कर दो, पेमेंट पार पे या प्रीमियम पे कर दो, यही डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट है। तो पढ़ो। कहता है इन्होंने डीप डिस्काउंट इशू किया बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए है? फेस वैल्यू लाख रुपए वाला है। फेस वैल्यू लाख रुपए वाला बॉन्ड है ये कह रहा है। और कहता है इशू कितने में कर दिया? इशूड एट 2500। अच्छा, 2500 में लेके और देंगे कितने? 1 लाख रुपए। कितने साल बाद? 25 साल। साल भी तो होता है। एक बार तो ऐसा लगता है 2500 लगा के भूल जाओ, जैसे कोई आज समझो हमने कहीं पार्टी कर ली, 2500 लगा के भूल जाओ, और 25 साल बाद सीधा ही लाख रुपए आएगा। देखने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है ना, लेकिन ध्यान से देखो तो साल भी तो बहुत है। मैं एक रफ आइडिया लगाऊं, मान लो 5 साल में डबल होते हैं पैसे। एक रफ आइडिया, 2500 का 5 साल में क्या हो जाता है? लगभग बाजार के रेट के हिसाब से 5000। और अगले 5 साल में 5000 का क्या हो जाएगा? 10। और 5 साल में 10 का क्या हो जाएगा? 20, 15 हो गए। और 5 साल में 20 का क्या हो जाएगा? 40, 20 हो गए। और 5 साल में 40 का 80। उस हिसाब से भी ज़्यादा मिल रहे हैं देखा जाए। वैसे 5 में तो डबल होते ही नहीं, आजकल इंटरेस्ट की रेट डे बाई डे क्या हो गई है? काफ़ी कम। 8 साल में डबल होते हैं, 9 साल में। उस हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है। चलो क्वेश्चन समझ गए। इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या? जो रिलाइज वैल्यू, इसकी रिलाइज वैल्यू ऑफ बॉन्ड टू कंपनी। कंपनी को कितने रुपए जेब में आए आज एट प्रेजेंट 0 ईयर में? 2500।
रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर 25 ईयर कितने रुपए? 1 लाख। एनुअल इंटरेस्ट देना है? नो इंटरेस्ट ड्यूरिंग अबव पीरियड, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ढूंढनी है, ढूंढ दोगे? क्वेश्चन समझ गए क्या? हाँ जी, क्वेश्चन समझ गए? 2500 लेके और 25वें साल लाख रुपया देना है, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं देना। देखें क्या कॉस्ट है, चेक करो। हाँ जी, 25th ईयर आउटफ्लो कितना होना है? 1 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के देख लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर पहली ट्राई तो आप अक्सर किस पे कर लेते हैं? 10 पे। 10 का डिस्काउंटिंग फैक्टर बता दोगे? 25 बार कैलकुलेटर पे ध्यान से दबाना होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.10। बड़े प्यार से आराम से गिनती गिनो। 25वें बार जब इक्वल करो तो मुझे बता देना क्या आ रहा है। नहीं तो टेबल है आपके पास, वो किसी ने व्हाट्सएप की हुई थी, टेबल में देख लो। टेबल में देख लो किसके नीचे? 10% के नीचे और 25 साल के सामने क्या आ रहा है देख लो, वरना ऐसे ही कर लो कैलकुलेटर से, टाइम लगेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मेरा तो 0.09229 आ रहा है। बस ये कई बार 24 कई बार 26 हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो 0.0922 आ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है? बना लो। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% कितनी बन रही है? बना लो, बनाओ। हाँ जी करो। 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई करो। 9 लेस। हमारा इनफ्लो कितना हुआ है आज? 2500। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है आंसर, बहुत ज़्यादा आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है एनपीवी? 6720। बात नहीं बनी। मेरे को तो क्या चाहिए? 0। मतलब कितने परसेंट निकाल फेंकूँ 1 लाख में से? आज 1 रुपया 25वें साल के कितने पैसे के बराबर है? 25वें साल 1 रुपया चाहिए तो आज के वो करीब 9 पैसे के बराबर है। 9 पैसे के बराबर है। 9 पैसे को बैंक में रख दो, अगर 10% ब्याज होगा तो 1 रुपया बन जाएगा 25 साल में। आगे चलो, 15 लगा के देखो। 15। आप कैलकुलेटर पे 15 का सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर बताना, क्या आएगा? सम नहीं करना, बस इंडिविजुअल वैल्यू। 25वें साल 1 रुपया चाहिए हो तो आज की वैल्यू बड़े आराम से 25 बार 1 में 1.15 करो। 25वां दबाते ही मुझे बताना क्या आ रहा है? 0.0। आप टेबल में देख लो, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 15% के सामने 25 साल के नीचे देख लेना कितना लिखा है, वो लिख देंगे अपन। ये लिखा मिलेगा 0.030। मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू एट 15% कितना आ रहा है? करो। 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई करो, लेस करो। आउट इनफ्लो कितना है? तो यहां पे भी, यहां भी थोड़ा सा प्लस आ गया। चाहिए कितना अपने को? 0। यानी ये प्रेजेंट वैल्यू 25 हुई आए। ठीक, थोड़ा आगे चलूं, थोड़ा और आगे 17% लगा लूं। लगाओ 17 लगा लो। 1/1.17 साल 25 है ना, 1% से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। 17 लगाओ। 1/1.17 25 बार इक्वल दबाओ। जब 25 बार इक्वल दबाओगे तो बताना क्या आ रहा है? 019 आ गया। तो अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू एट 17% कितनी आ रही? करो। 1 लाख को 0.019 से मल्टीप्लाई करो। 7 लेस इनफ्लो कितना आपका? 2500। ये तो बहुत ज़्यादा माइनस आ गया। एनपीवी एट 17%, ये एनपीवी एट 15% थी, कितना आ गया? -526। तो आंसर इन दोनों के बीच में अब लगे थोड़ी रहेंगे, 16 भी लगा लेंगे, फिर 16.5।
टेबल तो 16.5 नहीं लगा सकती, अपना कैलकुलेटर जिंदाबाद है, 16.5 भी लगा सकता है, लगा सकता है ना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे 16.5% डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे तो क्या 1/1 6 5 इक्वल इक्वल करे जाओ 16.5 16.3 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता है ना कैलकुलेटर। तो टेबल नहीं है पीछे, टेबल तो 16 17 18 राउंड फिगर की है। पर छोड़ो, क्या अपने पास एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, आपको पता ही है क्या। आप बोलो एनपीवी एट 15% कितनी आ गई 537 प्लस की, एनपीवी एट 17% क्या आ गई -526। तो आपकी रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो लगा रहे हैं क्या, लो रेट 15 प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, डिफरेंस इन रेट कितना, करो कितना आ गया, बोलो सोल्व कर लो। करो करो करो, 17 माइनस 15 है ये, कितना आ रहा है। पहले आप इसको टोटल करो, 527 प्लस 526 इक्वल, फिर डिवाइड प्रेस करो, 527 प्लस 526 इक्वल, फिर डिवाइड की दबाओ, फिर इक्वल, इनटू में करो 2। हाँ 537 था ना, मैंने क्या किया 537 प्लस 526 इक्वल, फिर डिवाइड की दबाओ, फिर इक्वल, ये आ गया 0.00 समथिंग इंटू 537 इंटू में क्या 2 प्लस में 15, ये आंसर आ गया 16.01%, यानी 16% ही रह गया राउंड बात करें तो। समझ आ गया। आपके माइंड में क्वेश्चन आना जरूरी है, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस हो जाती है, नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने अच्छे लेवल से ही शुरू किया सीधा एफएम, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक से शुरू नहीं किया है। जो मेन एफएम का क्रक्स है ना 3-4 चैप्टर, उनमें से एक ये है, ये अच्छा कर लोगे तीनों चारों चैप्टर ही बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चारों चैप्टर होती ही आपको एफएम बहुत ईजिली ख़त्म होती दिखती है, क्योंकि कई चैप्टर है डेटर मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल, वो एफएम के नहीं है, वो बड़े सिंपल चैप्टर हैं, कोई लिंक ही नहीं है एफएम का। मैं है वो पता है सही है, पता है क्यों, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही एक्यूरेसी कम होगी। अब कोई स्टूडेंट 10 और 17 का फर्क उठा ले, पॉजिटिव एनपीवी ये नेगेटिव ये, जितना ज़्यादा गैप उठाएगा आंसर एवरेज में उतना इधर उधर हो सकता है। मैंने किसका फर्क उठाया 15 और 17, इसके सॉल्यूशन में इसने किसका फर्क उठाया, इसने 15 और 16 का फर्क उठाया। ज़्यादा क्लोज में स्टडी किया, 15 और 16 के बीच में आंसर निकाला, तो आंसर क्या है इसका 15.89। मैंने 2 के बीच में फर्क उठाया, 15 और 17 के बीच में, मेरा लगभग 16.01 आया। तो जितना क्लोज में डिफरेंस लोगे उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो सही है, कंसेप्चुअली एग्जामिनर बिल्कुल सही करेगा। पर आप इतना फर्क ना उठाना, एक 10% ले लिया, दूसरा 30% ले लिया, कहते जिन दोनों के बीच में आंसर है, तो उसमें क्या 1-2% इधर उधर हो जाएगा। ये तो 2% था टोटल फर्क, तो आंसर 0.11 इधर उधर हो गया। लेकिन अगर फर्क ज़्यादा और ज़्यादा होगा, 10 और 17 का फर्क लेके देखना, 1% भी इधर उधर हो जाएगा। जितना गैप ज़्यादा लोगे इन दोनों में उतना ही एक्यूरेसी घटती जाती है। बाकी प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले 15 लूँ फिर 16 लेता, फिर कुछ आ जाता, मान लो प्लस, फिर 17 लेता, टाइम ज़्यादा लगता। मैंने इससे सीधा 17 ले लिया था, तो एक्यूरेसी उस वजह से इधर उधर होती है। बिल्कुल सही करेगा एग्जामिनर, प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही है इस वजह से। क्लियर, यहाँ 16% लेके कर लो 16%, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा 15.89 ऐसे। नेक्स्ट पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये 2-3 कंसेप्ट लग गए थोड़े, ये बॉन्ड वाला हो गया, एक और हटा दूं। चलो, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या है, डिवेंचर को कन्वर्ट करके क्या मिलेंगे, शेयर। जिनको डिवेंचर को ऑप्शन दे रखा है कि यू कैन कन्वर्ट योर डिवेंचर टू इक्विटी शेयर, तो उन डिवेंचर की कॉस्ट निकालने की बात करता है। पेज नंबर 12 पे पढ़ो,
कह रहा है होल्डर ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर को ऑप्शन है, या तो डिबेंचर को कैश ले लो कल को, या डिबेंचर के बदले में क्या ले लो, कंपनी के शेयर ले लो, कैश ना लो। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। एक तरह से डिबेंचर रिडीम ही करने हैं कुछ टाइम बाद, या तो कैश या बदले में क्या देने हैं, शेयर। कहते हैं वेयर डिटरमिनिंग द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इट इज अज्यूम दैट all debenture holder will choose the option which has higher value and accordingly it will be considered to calculate the cost of debenture। ये कह रहा है मान लो क्वेश्चन में कितनों ने बदला नहीं बोला तो मान लेते हैं आपा। वैसे देखो आज एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उसको ऑप्शन दे दिया कि तुझे एक डिबेंचर के बदले में 15 शेयर देंगे, 100 रुपये वाला डिबेंचर है, बदले में 15 शेयर देंगे 10-10 वाले 150। अब उसका रेट 12 रुपये हो मान लो शेयर का, आज से 10 साल बाद, तो 15 शेयर देंगे 12 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 180 के ना। तो ये समझ लो यही क्या है, रिडीमेबल वैल्यू है डिबेंचर की। जो शेयर मान लो शेयर ज़्यादा मिलेंगे कौन नहीं बदलेगा, ये एज्यूम करके चलो सारे क्या कर लेंगे, शेयर में कन्वर्ट, और शेयर की वैल्यू जो होगी समझो 12 रुपये, तो एक तरह से आपको 180 रुपये देने पड़ रहे हैं डिबेंचर के, ऐसे समझ लो। वरना वो 15 शेयर आपके कितने के बिकते, कंपनी अपने 15 शेयर बेचती 10 साल बाद, उस वक्त एक शेयर 12 का मान लो, तो कितने के बिकते, 180। वो बेच नहीं पाई, वो फ्री में देने पड़े एक डिबेंचर के बदले में। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि एक डिबेंचर कितने में चुकता हुआ, 180। इस एंगल से सोचो रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट क्या आएगी। एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन से आप सब समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पढ़ो। कंपनी इश्यू कर रही है 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, जिसपे क्वेश्चन नंबर 28 इलस्ट्रेशन 28 कितने परसेंट डिबेंचर है, 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर है। कन्वर्टिबल डिबेंचर 15% वाले, जिनकी फेस वैल्यू इश्यू प्राइस क्या है, 10,000 डिबेंचर है। कितने में इश्यू हो रहा है ये, कहता है ऑफ ₹100, जिसकी मेच्योरिटी 5 साल बाद होगी। ठीक है, ₹100 ईच। ठीक है, फेस वैल्यू मानो इसी पे इशू किया है। रिडेम्पशन कितने साल बाद होनी है, रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर, यानी 5th ईयर एंड में रिडीम होंगे। ठीक है, हमें कहता है इनको ऑप्शन दे रखा है एक डिबेंचर के बदले में कितने शेयर ले लेना, 10। कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर कितना, एक डिबेंचर के बदले में कितने शेयर, 10 शेयर का ऑप्शन है। तुम एक डिबेंचर के बदले में हमारे कितने शेयर ले लेना, 10 शेयर ले लेना। कहता है करंट मार्केट प्राइस शेयर का क्या है, 12 रुपये, एक तरह से ऑफ ₹12 ईच। एक तरह से बात यह है कि 12 रुपये का एक के हिसाब से देखें तो 10 शेयर हम कितने में, 12 रुपये के एक के हिसाब से इनको आज की वैल्यू शेयर की कितनी है, 12 रुपये। शेयर की वैल्यू आज की 12 रुपये वाला शेयर हम आज ऑफर कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट कितनी है ऑफ द शेयर, इसमें लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, ग्रोथ रेट की ब्रैकेट में ऑफ वैल्यू, ग्रोथ रेट की ब्रैकेट में लिख लो ऑफ वैल्यू। वैल्यू 12% बढ़ेगी, कितनी, 5% बढ़ेगी। अच्छा, आज ये शेयर 20 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12 ईच एट प्रेजेंट, ये शेयर 12 रुपये का है आज। मुझे तो वैल्यू कब की चाहिए, 5 साल बाद। मुझे 5 साल बाद का शेयर देता तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता। मैं कहता है एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर देने और एक शेयर इतने वाला देने, 5वें साल इतने का होगा। अब प्रॉब्लम ये है 5वें साल शेयर कितने का होगा, दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा। तो मैं ये ज्यूम करूं कि इसमें ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इन वैल्यू कितनी होगी, ग्रोथ इन वैल्यू कितनी होगी, 5% ग्रोथ। तो आज जो शेयर 12 का है, साल बाद कितने का हो जाएगा, बोलो 12 रुपये 60 का। फिर साल बाद कितने का हो जाएगा, 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 बताना। 3 हो जाएगा।
मुझे दे देता ना कि 5वें साल एक शेयर इतने वाला होगा तो मैं मिनट लगाता कि 10 शेयर इतने के हो गए, लेकिन मुझे तब की वैल्यू नहीं दे रखी, आज की शेयर की वैल्यू दे रखी, आज 12 वाला शेयर है वो देंगे, तो 5 साल बाद वो 12 वाला कितने का होगा, 15.315। ऐसे कितने शेयर दोगे, 10 शेयर दोगे इस रेट वाले, ठीक है। कितने के होगे, रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितनी होगी, 10 शेयर दोगे उस वक्त कितने का होगा एक शेयर, 15.315, यानी 153 रुपये 15 पैसे के शेयर होंगे 5वें साल एट 5th ईयर एंड। 5th ईयर एंड में एक शेयर कितने का होगा, 15 रुपये वाला, 10 शेयर दोगे तो 153 वाले। सीधी सी बात है, 153 रुपये दोगे और आज आपने लिए कितने पैसे हैं उनसे, आज आपने उनसे लिए कितने पैसे हैं, आपने आज उनसे लिए हैं पार वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये लेके आप उनको इतने रुपए दोगे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डिबेंचर जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो डिबेंचर 100 रुपये के बदले में 153 वाले देंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव 153 वो लेंगे, या तो उनको क्या है पार वैल्यू 100 रुपये कैश दे देना। देखो ऑप्शन अवेलेबल विद डिवेंचर होल्डर, क्या एट 5th ईयर एंड, 5th ईयर एंड में या तो वो क्या ले लेंगे, कैश ऑप्शन, कैश ऑप्शन में कितने मिलेंगे 100 रुपये फॉर ईच डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 का है तो प्रिडेम्पशन पार पे कोई कम ज़्यादा तो और बोल नहीं रहा, या क्या ले लेंगे वो 10 शेयर एट 5th ईयर एंड फॉर ईच डिवेंचर, हर एक डिवेंचर के बदले में 10 शेयर ले लेंगे, वो 10 शेयर कितने का एक है उस वक्त के हिसाब से 15 रुपये 315, यानी कि 153 रुपये 15 पैसे। क्या ऑप्शन पसंद आएगा उनको, यही पसंद आएगा, ये मोर अट्रैक्टिव है, यानी आप 100 रुपये का एक डिबेंचर इशू करके उसके बदले में 5वें साल 100 रुपये दे देना उनको, या क्या दे देना 153 रुपये 15 पैसे के शेयर। तो नेचुरल है वो लोग क्या ऑप्ट करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा, वो कितने वाला 153 रुपये वाला, यानी कि 10 शेयर वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। तो आपसे सिर्फ इसने पूछा कि भाई डिवेंचर में रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, वो आपने बतानी थी, वो बता दी, ठीक है, बता दोगे, कोई डाउट इसमें? एक इसे भी क्वेश्चन है, इसकी रीड को कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन ये इसने बता दिया कि लोग क्या ऑप्ट करेंगे, 153 रुपये ना लास्ट स्टेप के लिए और चल लो, कॉस्ट ऑफ डेट टू कंपनी, केडी की कॉस्ट क्या है, केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट टू कंपनी क्या पड़ी, हाँ जी, ये मुझे बताओ कि इसमें रियलाइज वैल्यू कितनी है आज, रियलाइज वैल्यू कितने रुपए है ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए 100, रिडीमेबल वैल्यू क्या आएगी 153 रुपये, मानो वो एनुअल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा नेट, एनुअल इंटरेस्ट 100 रुपये पे कितनी कॉस्ट है कंपनी की 15 रुपये, 15 पड़ेगा, लेकिन टैक्स की बचत भी तो होगी, कितने % टैक्स है कंपनी पे, देखो 35%, टैक्स कम कर दो, हर साल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 15 में से 35% कम कर दो तो कॉस्ट पड़ेगी कितनी, बोलो 9.75। तो रिडीमेबल कब है, रिडेम्पशन एट 5th ईयर एंड। तो आपको सारी प्रॉब्लम पता है, तो केडी का फॉर्मूला लगाओ, क्या इंटरेस्ट हर साल 9.75 प्लस
रिडीमेबल वैल्यू कितनी 153.5, रिलाइज वैल्यू 100, कितने साल 5 साल। 153 पॉइंट ये प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 सोल्व करना, केडी कितना आ जाएगा करो 9.75, ये करना कितना आ जाएगा 53.15 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये 9.75, ये आ जाएगा 10.62 जो भी 63, और ये कितना आ जाएगा 153.15 प्लस 100 बटा में 2 126 पॉइंट इंटू 100 करो केडी कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। खत्म क्वेश्चन, बोलो सही है, बिल्कुल सारी कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट की वजह से ना थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है, पॉइंट की वजह से कई बार अपन ये 53.15 निकाला, कई बार किसी का थोड़ा सा इधर उधर, वो कोई चक्कर नहीं, वो तो राउंड फिगर करने की वजह से आ जाता है। कंसेप्चुअली आप सही हैं, बोलो कोई डाउट। बोलो कोई भी डाउट। केडी का आंसर निकालना बहुत सिंपल है, बहुत बार आपने निकाला है, मैंने तो इसका इल्ड टू मैच्योरिटी वाला मेथड भी करवा रखा है आपको। इल्ड टू मैच्योरिटी में क्या होगा, हर साल आपकी जेब से कितने जा रहे हैं 9 रुपये 75 पैसे, वो करते हो ना आप ऐसे कि भैया यहाँ पे ईयर 1 to 5 ईयर हर साल कितनी आउटफ्लो हो रहा है, हर साल आउटफ्लो हो रहा है 9 रुपये 75 पैसे, ठीक। 5th ईयर में कितना आउटफ्लो होगा 153 रुपये 15 पैसे। ट्राई मारे 10% पे कर लो ट्राई, क्या 1 से 5 साल का सम बता दो कैलकुलेटर पे 3.79, 5वें साल का 0.621, तो प्रेजेंट वैल्यू एट 10% बना लेना इसको मल्टीप्लाई करके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट 10% कितनी आ रही है बताना, 9.75 इंटू 3.79 95, फिर ये 153 को 0.621 से करो, टोटल ये आ गया 126 121 32.05, जबकि इनफ्लो तो 100 है, तो एनपीवी क्या आ गई यहाँ पे प्लस में आ गई 30.02.5। फिर अब आप किस पे ट्राई करो, हमें तो यहाँ 0 चाहिए, तो और आगे बढ़ो, रेट आंसर घटाना है तो रेट बढ़ानी होगी, ज़्यादा निकाल फेंको, 15% निकाल फेंको, फिर भी प्लस आ जाए 20 निकाल फेंको, एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो रेट निकाल लेना, आंसर लगभग इसके आसपास आ जाएगा 16.10 के। ये लॉन्ग कट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, और ये मेथड लगाना उस वक्त मजबूरी हो जाता है जब हर साल इंटरेस्ट बराबर ना हो। कब, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था, हर साल थोड़े थोड़े दे रहे थे, जिस वजह से शॉर्टकट से ये वाला मेथड लगाना मुश्किल है, पर ये वाला तो हर जगह कामयाब है, ये लगा के भी कर सकते हो। समझ गए ना इशारा के, आगे चल लो, इससे 15 लगा लो, 20 लगा लो, फिर एक लो रेट, एक माइनस का, एक प्लस का, उससे आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, कोई डाउट बोलो, हो जाएगा, ठीक है, हटा रहा हूं। अब ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख रखा है पेज नंबर 12 पे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि वही बात जो मैं भी कर रहा था, एक्स्ट्रा पैसा जो अरेंज करना है उसकी कॉस्ट क्या होगी। यानी मान लो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास प्रेफरेंस पड़ा है, इक्विटी पड़ा है, डेट पड़ा है, मान लो 10 लाख 10 लाख 30 लाख, या ये 30 लाख और ये 10 लाख, या चलो 20 लाख 60 लाख पड़ा है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। हमें और फर्दर फंड की रिक्वायरमेंट है, फर्दर फंड रिक्वायर्ड कितना 40 लाख रुपए की और जरूरत है। इसके लिए आप क्या कहां से अरेंज करेंगे, थोड़े इक्विटी, थोड़े डेट, थोड़े
कितने में इश्यू होंगे, उसकी केडी केई केपी क्या होगी, वो जो फंड अरेंज करोगे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एडिशनल फंड्स रेज्ड, जो और पैसा अरेंज करोगे मार्केट से, जैसे कि ये 40 लाख, कितने में डिवेंचर इश्यू करोगे, कितने में इक्विटी, कितने में प्रेफरेंस, उनकी क्या हालत होगी, कॉस्ट कितने पड़ेगी, वही तो क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पड़े हैं उनको छोड़ो, जो और इश्यू करके पैसा अरेंज करोगे उनकी क्या कॉस्ट आएगी, उसी को तो क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक क्वेश्चन इसका 29 है, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन 29 जैसा 33 है। 29 और 33 बिल्कुल एक से हैं। थर्टी थ्री पढ़ना, एक बार 5 मिनट लेता हूँ, मैं शॉर्ट में करता हूँ। 29 आप होमवर्क में करना, 33 मैं पढ़ता हूँ। हटा दूँ ना इसको। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ, 29 और 33। वैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन समझना है, मार्जिनल का है किसका कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ के समझ आ जाएगा। क्या आरजी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च को क्या है, 31 मार्च सपोज ये 22 है, 31 मार्च 22 को क्या है इनका कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल है ये, ऑप्टिमल मतलब अच्छे वाला, 360 120 और 1920 टोटल लगाना इसका। जो प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, 13% डिवेंचर है कितने के, 360 के, ओके। 11% प्रेफरेंस कैपिटल है कितनी, 120, और इक्विटी कैपिटल कितने की, बहुत बड़ी इक्विटी कैपिटल, 2 लाख शेयर हैं कितने के, 19 लाख, 19,20,000। तो टोटल वैल्यू कितनी है पैसा, 24 लाख। ठीक है, ये अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर है। वेट्स देखना, वेट्स देखना, 360 बटा में 24 लाख इंटू 100 करना, 120 बटा में 1920 बटा में 24 लाख। ऑप्टिमल मतलब अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें कॉस्ट कम आए और रिटर्न ज़्यादा, कमाई ज़्यादा हो। तो फिलहाल ये 15% कर्जे हैं, 5% प्रेफरेंस, और इक्विटी में कितना पैसा लगा हुआ है, 80%, 100% का ये कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। कंपनी का शेयर करंट मार्केट में कितने का बिक रहा है, 27 रुपये 75 पैसे। डिविडेंड एक्सपेक्टेड क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए, 50% ऑफ 2021 अर्निंग। ये सारे साल ऐसे है। चलो जैसे लिखे वैसे ही पढ़ लो। क्या कौन सा ईयर है ऊपर, 2004 ये क्या है, क्या कहता है, कंपनी का डिविडेंड कितना होगा, 2004 की जो अर्निंग है उसका कितने परसेंट, 50। 2004 की अर्निंग कितनी है, 2.773, उसका 50% डिविडेंड अगले साल मिलेगा, कितना, 2.773 का 50%। 2005 में डिविडेंड कितना दोगे, 1.385, बाकी बच जाएगा अपने को, आधा बांटेंगे आधा बच जाएगा। अर्निंग पर शेयर पिछले 10 सालों से ये पास्ट का ट्रेंड ही आगे चलेगा। ये कह रहे ना, पास्ट ट्रेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, आगे भी पास्ट का ट्रेंड ही चलेगा। तो बताना क्या ट्रेंड चल रहा है। 1 रुपये से 1 रुपये 12 पैसे हो गया, 1 रुपये 12 पैसे, फिर कितना हो गया 1.254, फिर कितना हो गया 105, फिर कितना हो गया, फिर करना, कितने परसेंट बढ़ रहा है ये, कितना, 12, हर बार बराबर 12, यानी ग्रोथ रेट कितनी आ गई, ग्रोथ रेट चेक की तो पता लग गई, कहते हैं यही ट्रेंड आगे चलेगा। कह रहा है
यही ट्रेंड। मुझे बताओ 2004 में कितना डिविडेंड दिया आपने, ये ना ईयर 2004, लास्ट ईयर में आपने अर्निंग कितनी की, अर्निंग 2.775 की। इसका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कितना बांटोगे, ये कमाया 2.775, 50% बांटोगे कितना, 1.385, क्या करना, 2.773 है ये, इसका 50% 65, बाकी बच जाएगा रिटेन अर्निंग, बच जाएगा आपकी जेब में, आधा बांट दोगे, आधी कमाई जेब में बच जाएगी। 2.773 का 3 है ये 3, इसका 50% कमाई जेब में बच जाएगी कितनी, 1.3865 बच जाएगी जेब में, आधे बांट दोगे आधे बच जाएंगे जेब में, यही कह रहे ना। हमें कह रहा है कि कंपनी का करंट रेट ये है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ 2004 अर्निंग। 2004 में जो कमाओगे उसका आधा अगले साल बांटोगे। अर्निंग पिछले 10 सालों से क्या चल रही है ये, और पास्ट ईयर का ट्रेंड ही आगे कंटिन्यू होने वाला है, ये हमें कह रहा है। तो आप अगर इस थ्योरी को यूज करो तो केई निकालनी है, तो केई कैसे निकालोगे आप ये देख लो। शेयर कितने में इश्यू हो रहा है, करो केई निकालो, केई केई कैसे निकलती है, करो D1 कितना देंगे, 1 पॉइंट अपॉन P0 कितना दे रखा है, मार्केट में शेयर का रेट है 27.75 रुपये, ग्रोथ कितनी है जी, 12% आ गया ना। तो मुझे केई बताओ, केई कितना आ जाएगा, सोल्व करके बताओ, यानी 17% कह दूं लगभग, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कंपनी नया डिवेंचर जो इश्यू करेगी, और नया 14% वाला इश्यू करेगी, डिवेंचर 98 रुपये में बिक रहा है, रिडेम्पशन किस पे होगी, नहीं बोला तो किस पे, दे नहीं रखा रिडेम्पशन का डेटा, तो इरिडीमेबल मानते हुए करूं, केडी कैसे आएगी, केडी इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन में रियलाइज वैल्यू, यही फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट 100 रुपये वाला डिवेंचर कितने में इश्यू होगा, 98 में, रियलाइज प्राइस 98, ब्याज तो किस पे लगता है, फेस वैल्यू 100 रुपये पे 14% कितना लगेगा, 14 रुपये। टैक्स की रेट कितनी है कंपनी पे, बोलो टैक्स 50%, बोलना केडी कितना आ जाएगा, 7 बटा में 98 इंटू 100 करो, 7.143, 7.143%, ये क्या आ गया केडी। केपी पे आ जाओ, केपी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है नया प्रेफरेंस शेयर आज बिकेगा 9 रुपये 80 पैसे में और डिविडेंड 1 रुपया 20 पैसे देंगे, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू 100 करो। प्रेफरेंस का शेयर कितने में बिकना है, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 रुपये 20 पैसे में, और नेट प्रोसीड कितने रुपए की है, 9 रुपये 80 पैसे की, तो करना कितना, 44। देखो केपी भी आ गई, जो नया पैसा अरेंज करना है 12.244, उसकी केपी आ गई, केडी आ गई, बोलो केई आ गई, सब आ गया, ये अपना पैसा अरेंज करना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब देखो केओ जो और पैसा अरेंज करेंगे, मानो उसका रेशो यही रहेगा ऑप्टिमल, यही रेशो मानो केओ निकाल लो, या WACC इसका दूसरा नाम है, कैसे, केडी कितनी है 7.143% इंटू डेट मान लो इसी रेशो में अरेंज करोगे 15 प्लस केपी कितनी है 12.244% इंटू में 5% प्लस केई कितनी है 17% इंटू इक्विटी कितने हैं, बोलो इक्विटी 80%, इससे बोलो केओ कितनी आ जाएगी आपकी, बोलो 15.28। अगर यही रेशो में पैसा अरेंज करोगे, मान लो ये अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, इस रेशो में अरेंज करोगे तो यही और पैसा, मान लो लाख रुपया और चाहिए, कैसे अरेंज करोगे, लाख रुपया और चाहिए,
अच्छे वाला कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए रखना है तो 15,000 कर्जों से ले लेना, 5,000 प्रेफरेंस से ले लेना, 80,000 के क्या कर देना, शेयर से ले लेना, ऐसे ही होगा ना, बोलो। तो उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो अच्छा तो यही रहेगा ना रेशो 15, 5 और 80, उस हिसाब से अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। समझ आया ये? तो आपसे कहता है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर और कई नए शेयर का नई अर्निंग से क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो, बता दी। हाँ जी, थर्ड पार्ट में आना क्वेश्चन के, थर्ड पार्ट पढ़ो। हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड एज्यूमिंग द रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ 2004 अर्निंग। ध्यान देना, कहता है जी कितना पैसा बिजनेस में लगा दें कि नए शेयर इशू करने की नौबत ही ना आए और बिजनेस में पैसा भी लग जाए, कितना पैसा लगाएं कि नए शेयर इशू करने नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए अपने पास 2004 का रिजर्वेंट सरप्लस बचा पड़ा है। आप मुझे बताओ 2004 में कितना कमाया आपने, 2.773 कमाया, जिसमें से 50% बांट दोगे तो ये बचा पड़ा है रिजर्वेंट सरप्लस कितना, ये कितने शेयर आपके ऑलरेडी 2 लाख शेयर हैं। तो आप मुझे बताओ थर्ड पार्ट में रिटेन्ड अर्निंग कितनी, 50% अर्निंग ऑफ ईयर 2004। 2004 की अर्निंग कितनी है? हाँ जी, 2004 की अर्निंग बताओ। 2 लाख शेयर हैं, 2.773 कमाया ईच शेयर, अर्निंग की 2. उसका आधा बांटोगे, आधा बच जाएगा कि नहीं बचेगा? एक शेयर पे क्या बचत हो जाएगी, 2.773 में आधा बांट दोगे डिविडेंड, आधा रिजर्वेंट सरप्लस में बच जाएगा ना। कितना पैसा बचेगा रिजर्वेंट सरप्लस में? बैलेंस अवेलेबल इन रिजर्वेंट सरप्लस कितने रुपए बोलो, करो, ऐसे आ गया ना, 2 लाख शेयर इंटू 1.3865, कितने रुपए बच गए, ऐसे कर लो चाहे, एक ही बात है, 277। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट विदाउट being further issue of equity share। इक्विटी शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे तो कितना पैसा, 277,300 को 80% से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, जबरदस्त पॉइंट है ये, करना कितना। अगर आपको नए प्रोजेक्ट में 340,625 चाहिए ना, चिंता नहीं, इक्विटी शेयर इशू करने नहीं पड़ेंगे। पता क्यों? इक्विटी के लिए तो रिजर्वेंट सरप्लस पड़ा ही है, यानी आप 340,625 इशू कर दे, पैसा चाहिए ना, तो आप डिवेंचर से कितना ले लेना, डिवेंचर से ले लेना 5%। 340,625 का कितना बोलो, 340,625 का 5% करना 17,331। और आप प्रेफरेंस शेयर से ले लेना कितने %, 15%। अच्छा उल्टा है, ये प्रेफरेंस कर दूं, इसको प्रेफरेंस शेयर कर दूं, इसको क्या कर दूं, डिवेंचर कर दूं। चलो, प्रेफरेंस में 5%, डिवेंचर में कितना, 15%, कितना 91,994। और इक्विटी कह लो या रिजर्वेंट सरप्लस 80%, कितना करो, कौन सा, 51,994 और ये 277, 300 लगभग। यस, तो इस तरह से देखो अपने पास ये तो पड़ा ही है, बैलेंस हेल्ड इन रिजर्वेंट सरप्लस। अगर आपने नए प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना है ना, तो आप लगा लो, डिवेंचर और प्रेफरेंस इशू करने की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्विटी के लिए तो क्या पड़ा है उसका, रिजर्वेंट सरप्लस, वो काम आएगा। यानी अगर इससे ज़्यादा नए प्रोजेक्ट में लगाना है तो आपको क्या इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है अच्छे वाला आपने, ये कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे वाला है। अच्छे वाले का मतलब 15% कर्जे, 5% प्रेफरेंस,
80% पैसा किसका लगा रहे, इक्विटी का। तो इक्विटी का तो पैसा बचा पड़ा है 277,300, बस वो दोनों रेंज कर लो। 277,300 80% जो रेशो के हिसाब से 346,625 नए प्रोजेक्ट में अगर लगना है तो चिंता की बात नहीं, इक्विटी शेयर इश्यू करने नहीं पड़ेंगे। इतने तक अगर नए प्रोजेक्ट में लगना है, अगर इससे ज्यादा लगना है तो क्या इश्यू करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो रिजर्वेंट सरप्लस ही बच गया ना पीछे वाला 1.3865 पर शेयर, 2 लाख शेयर पे ये बच गया। ये इन्वेस्ट कर देंगे जो बचा पड़ा है 277,300, बस और अरेंज क्या कर लो थोड़े बहुत प्रेफरेंस और डिवेंचर। अगर आपको जी 5 लाख लगाना है नए प्रोजेक्ट पे तो भैया फिर तो और इश्यू करने पड़ेंगे थोड़े से इक्विटी शेयर। समझ आया, मेन क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है। लास्ट वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 4th पार्ट 33 का। कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी अगर पार्ट 3 में जो पैसा लगाया उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए हो तो, उससे ज़्यादा चाहिए हो तो फिर निकाल लो दोबारा, और शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। कह रहा है नया शेयर 20 रुपये में इश्यू होना हो तो क्या होगा, नया शेयर 20 रुपये में इश्यू होना हो तो क्या होगा, केडी केई वही है, नया शेयर 20 में, यानी कि जो केई में यहाँ कितने रुपये रख देना 20, 1.385 बटा में 20 प्लस में 0.12, तो आंसर केई का बदल जाएगा। नए शेयर के लिए कह रहा है ये 1.385 अपॉन में नए शेयर की वैल्यू 20 प्लस में 0.12, तो आंसर 18.93% आ जाएगा। केडी केपी वही है, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे वाला वही है, 15%, 5%, 80%, तो केओ दोबारा निकाल के दिखा दो, यानी कि वो केई बदल रहा है। नए शेयर का इशू प्राइस अगर 80 रुपये हो तो क्या होगा, सॉरी 20 रुपये हो तो क्या होगा, दोबारा से निकाल लो केई, दोबारा से केओ आ जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल वाला वही रखना, आंसर दोबारा निकाल देंगे। अगर इससे ज़्यादा पैसा चाहिए हुआ तो, समझ आई बात, क्वेश्चन समझ आया। थोड़ा ये पॉइंट ही नहीं है आपके लिए थर्ड, जो कह रहा है अभी कितने पैसे की और जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आया। आप क्वेश्चन नोट करो होमवर्क में, 34 और 35 नंबर क्वेश्चन घर से करके आएंगे आप, 34, 35 होमवर्क में करेंगे आप, 32 करवाया था मैंने, ये वाला पहले कर चुका हूं ये 32। ग्रोथ स्टेबल नहीं है तो आप देखो कि पहले 2 साल इतनी बढ़ेगी, फिर 2 साल इतनी, 5वें साल ऑनवर्ड स्टेबल हो जाएगी। तो मैं कब चला जाता हूँ, 4थे साल के एंड में जाके बैठ जाता हूँ, क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, KE=D5 अपॉन P4 प्लस G, क्योंकि 5वें साल ऑनवर्ड ग्रोथ स्टेबल है, तो मैं वहां से क्या निकाल बैठूंगा, P4, उसकी फिर वैल्यू निकाल लेंगे प्रेजेंट। करवाया था ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन दोबारा है, कर लोगे। 31 भी करना आप होमवर्क में, हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। 29, 30 ये सारे हो जाएंगे, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 सारे करोगे। 35 के 35 लगभग खत्म है, सिर्फ एक का दो का क्वेश्चन और देख लेंगे ICA की बुक वाले, बस लगभग हो गए हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट और नहीं है, समझ आ गया। तो थोड़ा प्रैक्टिस आज और होगी कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है, ये चीज़ की प्रैक्टिस और होगी। कब आपने बॉन्ड की वैल्यू या कन्वर्टिबल डिवेंचर को कैसे करना है सॉल्व, वो और हो गए। और ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग समझे, और पैसा अरेंज करना हो तो कितने इश्यू करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस क्या कॉस्ट होगी, डिवेंचर की क्या कॉस्ट होगी, इक्विटी की, उसको स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप करना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, थोड़ा बहुत और देखेंगे, वैसे ऑलमोस्ट हो गया ये। इसके बाद अगले 2 टॉपिक आपको इजी लगेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज कंपैरेटिवली, क्योंकि ये यूज होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो अपना ये चीज तो आप कर ही चुके हैं, इसके कई कंसेप्ट उसमें ही काम आ जाएंगे।